Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel SciTutorial। SciTutorial में आज हम सभी EST सेक्शन जो कि पहली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था EST सेक्शन फिजिक्स पार्ट 1, जिसमें हम फोर्स और प्रेशर के सभी एक्सपेरिमेंट्स, संभव एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। पर इस सेशन में हम फ्रिक्शन और साउंड दोनों चैप्टर्स के EST सेक्शन के बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। सो बी रेडी एंड So let's start without wasting any more time। सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन से शुरू करेंगे। So first question arises in our mind is what is friction? फ्रिक्शन को जैसा कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो डायग्राम के मामले से समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझिए कि ये एक बॉक्स है, ओके, और ये एक टेबल पर रखा हुआ है। एक टेबल पर ये बॉक्स रखा हुआ है। अब हमें तो टेबल का सरफेस स्मूथ लग रहा है और ब्लॉक का भी सरफेस स्मूथ ही लग रहा है, लेकिन अगर मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो यही पिक्चर, मैं खाली इनके सरफेसेस को रफ करने वाला हूं, ऐसा होगा। और ये टेबल यहाँ ठीक है, लेकिन जब जिस सरफेस में ये दोनों कांटेक्ट में है वो सरफेस टेबल का इस टाइप से होगा। होता हर जगह का सरफेस वैसा ही है, लेकिन मैंने ड्राइंग के लिए इसी पार्टिकुलर जगह पर रफ बनाया है। तब जब हम इसको स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये सब आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। इंटरलॉक होने के कारण हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो यहां जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की हम बात कर रहे हैं उसकी वजह, उसके पीछे जो वजह है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन। चलिए, हमने फ्रिक्शन को समझ लिया, अब हम आगे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। फ्रिक्शन में हम दूसरी बात करेंगे कि फ्रिक्शन डिपेंड कौन सी चीजों पर होती है। जब हमको पता चले कि ये किस चीज के प्रति प्रोपोर्शनल है या फिर कैसे फ्रिक्शन को बढ़ाया घटाया जा सकता है कुछ चीजों को ऑल्टर करके, तब हम अच्छे से फ्रिक्शन को यूज कर सकते हैं। मतलब फ्रिक्शन हमारे वश में आ जाएगी, जहां हम चाहेंगे वहां यूज करेंगे, जहां नहीं चाहेंगे वहां नहीं यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले फैक्टर की जिस पर फ्रिक्शन डिपेंड है। फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। मतलब जैसे पिछले वाले एग्जांपल में एक ब्लॉक का सरफेस और टेबल का सरफेस जो कि आपस में कांटेक्ट में था, उसके कारण उसका नेचर, अगर वो सरफेसेस ज्यादा रफ हो, मतलब ब्लॉक के नीचे सतह ऐसी हो और टेबल की भी ऐसी हो, मतलब बहुत ज्यादा रफ, तो उसके कारण से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। विच मीन्स फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस। अगर रफनेस बढ़ी, कोई भी चीज ज्यादा रफ हुआ तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। वही अगर कम हो, ऐसे कम रफ है, स्लाइटली स्मूथर है, तो हमारा फ्रिक्शन कम जाएगा। तो ऐसे हम फ्रिक्शन को पहले फैक्टर पर डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट सोच रखा है, तो चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कि आप एक ब्रिक ले लीजिए। ब्रिक तो आपको आसपास में कहीं भी मिल जाएगा, तो आप एक ब्रिक ले लीजिए, उसे टेबल पर रख दीजिए और मानिए ये है ब्रिक, ओके, और ये है टेबल। ये जो ब्रिक है, ये इस तरह से है, क्यूबॉइडल शेप में, और इस तरह से रखी हुई है कि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट विद टेबल ज्यादा है। ठीक, अब इसमें आप एक थ्रेड बांध दीजिए, ओके। थ्रेड बांध के जो फ्री एंड आएगा उसको स्प्रिंग बैलेंस से जोड़ दीजिए। स्प्रिंग बैलेंस से जोड़ने के बाद अब आप इसे खींचिए। स्प्रिंग बैलेंस की मदद से इस ब्लॉक को आप पुल कीजिए, तो स्प्रिंग बैलेंस आपका फोर्स बता देगा कि आप कितने फोर्स से पुल कर रहे हैं। तो इसके रीडिंग, जितना रीडिंग आया कि आपने इतना फोर्स लगाया, उसको नोट कर लीजिए। सपोज आपने 5 न्यूटन लगाया था, ओके। अब
इस ब्रिक को पॉलीथीन में रैप कर दीजिए। पॉलीथीन, डू यू नो ऑल? पॉलीथीन में रैप करने के कारण इस ब्रिक के जो भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वो सरफेस स्मूथ हो जाएंगे। स्मूथ होने के कारण उसकी फ्रिक्शन घट जाएगी। तो पॉलीथीन रैप करके अब खींचिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने 4 न्यूटन के ही फोर्स में इसे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, आपको इतना फोर्स यहाँ पे रीडिंग करना था अपना कि जो आपका मैक्सिमम फोर्स हो उसको अपने जगह से डिस्प्लेस करने से पहले का, जैसे और अगर 5 न्यूटन का फोर्स हम पहले लगाए, ठीक, तब वो नहीं हिल रहा था, लेकिन अगर थोड़ा भी और फोर्स लगाते तो वो डिस्प्लेस कर जाता। तो वो था 5 न्यूटन और पॉलीथीन पर आके वो कम हो गया, मतलब फ्रिक्शन भी कम हो गया। तो ये जो हम मैक्सिमम फोर्स निकाले इसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन एक फ्रिक्शन का ही दूसरा टाइप है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन इन जनरल। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, ये तो हमने जान लिया स्मूथनेस के फैक्टर पर कैसे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट भी इसी को रिलेटेड एक और देख लेते हैं। मानिए कि आपके पास एक फ्लोर है। ओके, दिस इज अ फ्लोर, दिस इज अ वुडन स्टैंड जिस पर आपने एक वो बनाया है, क्या कहते हैं इसको, इंक्लाइन प्लेन टाइप का कुछ ड्रॉ किया है। मानिए मैं इधर से एक ही साइड का बना रहा हूं। ओके, तो एक वुडन हैंडल पे आपने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया है जिस पर एक पेंसिल लीड, ओके, एक पेंसिल लीड को आप यहां से ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप करने के बाद क्या होगा कि ये कितना डिस्टेंस कवर करता है आप उसको मेजर कीजिएगा। मानिए कि ये फ्लोर है, ये इंक्लाइन प्लेन है, आपने पेंसिल लीड को ड्रॉप किया और इस फ्लोर पे पेंसिल लीड यहां तक गया। ओके, इस मार्क तक पेंसिल लीड डिस्प्लेस किया। अब नेक्स्ट केस में हम इस फ्लोर पर, इंक्लाइन प्लेन के बाद जो फ्लोर आता है उस पर हम जूट बैग रखते हैं। ठीक है, जो जूट से जो बैग बनते हैं उसको रख दें। तो देखा जाएगा कि जब हम पेंसिल लीड को रिलीज करते हैं तो पेंसिल लीड यहीं रुक जाएगा। सेकेंड केस में यहीं रुक जाएगा, मतलब कम डिस्टेंस कवर किया। कम डिस्टेंस क्यों कवर किया? क्योंकि उसके मोशन को कोई एक फोर्स अपोज कर रहा था, मतलब दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहा था, जिसके कारण नेट फोर्स कम हो गया और एक्सेलरेशन भी कम हो गया और वो कम डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाया। ठीक, इसका मतलब हमने रफनेस बढ़ाई तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया। और अगर आप यहाँ पे कोई मार्बल फ्लोर है, मानिए इस पे आप पानी गिरा दिए, वेट कर दिए इस मार्बल फ्लोर को, तो ये स्लिपरी सरफेस बन गया है। तब अगर आप पेंसिल लीड को यहां से ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तब ये रोल करते करते बहुत दूर तक चली जाएगी एट इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट इन ऑल ऑफ द 3 केसेस। सबसे दूर गई, इसका मतलब आपने सरफेस को स्मूथ किया तो फ्रिक्शन भी आपका सो मच रिड्यूस हो गया। अब चलिए 2 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या है जिसपे फ्रिक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से डिपेंडेंट है। दूसरा फैक्टर यह है कि फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी। जैसे आप अभी फ्लोर पर खड़े हैं, चाहे चेयर लेके बैठे हुए हैं, तो आप जो फ्लोर पर या फिर चेयर पर अपना नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हैं उस पर भी फ्रिक्शन बहुत ही काफी हद तक डिपेंड करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। मानिए आपने एक बहुत बड़ा लाइट बॉक्स लिया, एकदम हॉलो है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही हल्का है, ये है फ्लोर और आप इसको धक्का देने आए हैं। अब देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप जो चेयर पर फोर्स लगा रहे हैं वो आपका वेट है ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। तो इस लाइट बॉक्स का मास जितना होगा उसके अनुसार ये भी कुछ वेट लगा रहा है फ्लोर पर, जिसके कारण इसका नॉर्मल रिएक्शन मानिए कुछ है x। ठीक, तब आप इसको आसानी से ले जा पा रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन कम है। ठीक है, आप इसको आसानी से जिधर मन चाहे उधर ले जा सकते हैं स्लाइड करके।
मानिए वही कि अब ये हेवी बॉक्स हो गया है और इसका वेट y हो गया है जो कि ग्रेटर देन x, क्योंकि ये हेवी बॉक्स है, इसका मास ज्यादा है तो अर्थ इसको ज्यादा फोर्स से खींच रहा है। ओके, तो इसका वेट बढ़ गया। अब y ज्यादा होने के कारण आप इसका फ्रिक्शन बढ़ गया और आप इसको इजीली पुश नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ही मच लार्जर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको स्लाइड करने के लिए और इसको मूव कराने के लिए। तो इससे हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन दूसरे बॉडी पर कम है तो उसमें फ्रिक्शन भी कम लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हम डिस्कस करते हैं 3 तरह के फ्रिक्शंस के बारे में। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का एक्सपेरिमेंट अब चलिए आपके सामने मैं पेश करता हूं। मानिए ये है एक फ्लोर और ये है वुडन ब्लॉक, इसमें आपने थ्रेड बांध दिया और इसको हुक से अटैच कर दिया। किसके हुक से? स्प्रिंग बैलेंस के हुक से। और पहले आपको मैं ये बता दूं कि स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच मेजर्स योर फोर्स। ओके, स्प्रिंग बैलेंस से आपने इसे जोड़ दिया और यहां से आप इसे पुल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब आप पुल कर रहे हैं तब तक पुल कीजिए जब तक आप इसको खींच नहीं लेते, और वो फोर्स उस टाइम पे, उस सर्टेन टाइम पे फोर्स को नोट कीजिए जिस सर्टेन टाइम पे ये चलना शुरू ही किया था। मतलब जैसे कि इस पेपर पर ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं खींच रहा हूं, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, मानिए, ठीक, भारी मार्कर है। अब लेकिन जब ये मूव करना शुरू किया तो वो मेरा जो इनिशियल फोर्स यहाँ पे आया जिसके कारण ये स्टार्ट किया मूव करना, वही मैक्सिमम फ्रिक्शनल मेजर होता है। मतलब उससे ज्यादा इस दोनों सरफेस में फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, वो मैक्सिमम फोर्स होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ओके, तो मानिए कि आपको 5 न्यूटन लगाना पड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन के रूप में। अब हम दूसरे फ्रिक्शन पर चलते हैं। दूसरा टाइप का फ्रिक्शन जो है वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसके नाम से पता चल रहा है कि हम ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड करने वाले हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, अब मानिए कि आपने 5 न्यूटन लगाकर इस वुडन ब्लॉक को मूव करने पर मजबूर कर दिया। अब ये स्लाइड करने लगा उस टेबल पर और फ्लोर पर। स्लाइड करते वक्त आप अगर स्प्रिंग बैलेंस को देखेंगे तो आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपको इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा था, लेकिन अब ये 4 न्यूटन में ही मूव कर रहा है। अब आप देखें क्या कि इसका जो आप मेजर लगा रहे हैं फोर्स, वो 4 न्यूटन का ही है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से कम था। तो इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी को कांस्टेंट स्पीड में मूव कराना हो तो उस पे कम फोर्स लगता है, किसके मुकाबले जब उसको रेस्ट से मोशन में लाना पड़ता है। तो हम यहां पे जाने कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, ये F जो है नीचे वो फ्रिक्शन को डिनोट करता है। अब चलिए हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो है हमारा है रोलिंग फ्रिक्शन। इसके नाम से भी हम पता लगा सकते हैं कि हम चीजों को इसमें रोल करने वाले हैं, मतलब गोल 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 व्हील की तरह घुमाने वाले हैं। चलिए आइए तीसरे टाइप पे, रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए, फर्स्ट केस में आपको 5 न्यूटन का स्टैटिक फोर्स लगाना पड़ा था उस वुडन ब्लॉक को फ्लोर पे मूव कराने के लिए। तो रोलिंग फ्रिक्शन के केस में हम लेते हैं एक फ्लोर जिसपे बहुत 3 पेंसिल्स रख दिए गए हैं। ओके, 3 पेंसिल्स हैं, उसके ऊपर एक वही ब्लॉक, जो ब्लॉक फर्स्ट केस में और सेकंड केस में हमने यूज किया था, उसी ब्लॉक को इस पे
रख दिया गया है और फिर ये थ्रेड से बांधकर हुक के द्वारा स्प्रिंग बैलेंस में अटैच्ड है। ओके, तब आप अगर इसे खींचें तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इसका और फ्रिक्शन का संबंध बहुत ही कम हो गया है। मतलब फ्रिक्शन का मेजर इतना कम हो गया है कि ये लगभग 3 न्यूटन के आसपास में आप इसे खींच लिए, क्योंकि इस बार ये चक्के जो है वो इंटरलॉक होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। जैसे मानिए ये था आपके टेबल का सरफेस और इस पर से वो पेंसिल रोल करके निकल जा रही है, जो कि इस डिप्रेशन में इसके जो इरेगुलरिटीज है इसके सरफेस पर वो इस डिप्रेशन में आ ही नहीं पा रहे हैं। इंटरलॉक होने का टाइम नहीं होने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम हो रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे कम यूज होता है। सॉरी, मतलब फ्रिक्शन का जो मेजर है वो रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम पे रहता है। ये देखिए हमारा डेटा, स्टैटिक इज ग्रेटेस्ट एंड स्लाइडिंग इज द स्लाइड लोअर एंड इन रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी मच रिड्यूस्ड। चलिए, हमने फ्रिक्शन के बारे में तो बात कर ली और अब हम साउंड चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। साउंड चैप्टर में मेनली सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि साउंड किस कारण से उत्पन्न होता है। ओके, साउंड तो हम सभी जानते हैं, जैसे मेरी साउंड आप तक जा रही है, आप किसी से भी बात करते हैं आपकी साउंड आपके फ्रेंड तक जाती है। जैसे अलग अलग साउंड्स को हम प्रतिदिन अपने जीवन में सुनते रहते हैं, लेकिन साउंड होता कैसा है, मतलब किस कारण से साउंड होता है। तो मैं बता दूं आपको कि साउंड वाइब्रेशन से होता है। जब भी कभी वाइब्रेशन हो तो साउंड प्रोड्यूस होगा ही होगा। ओके, चाहे उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम हो चाहे ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं अभी इसी सेशन में आगे बताने वाला हूं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आप समझेंगे कि हम अपने फोन को वाइब्रेटरी मोड पर लगा देते हैं तो जो बजिंग साउंड आता है उसी को वाइब्रेशन कहते हैं, पर ये ऊपर ऊपर से ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन होता क्या है आइए देखते हैं। मानिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, आप इसे एक एक्सिस से डिवाइड कर दें, ठीक। तो जब ये मॉलिक्यूल बीच में था, एकदम बीच में, फिर जब हम कहें कि ये वाइब्रेट कर रहा है ये मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल कुछ डिस्टेंस इधर जाएगा और फिर कुछ डिस्टेंस इधर जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल यहां आएगा फिर यहां से यहां आएगा। मॉलिक्यूल अपना डिस्टेंस और मतलब पोजीशन चेंज करेगा, और ये जो सबसे दूरी है ये दोनों सेम ही होते हैं। जैसे सेंटर से ये जो एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी है वो भी सेम है, एज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। This distance is also x and this distance is also x। तब हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, और कोई भी वाइब्रेट करती हुई चीज साउंड प्रोड्यूस करती ही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हम देखेंगे कि साउंड कौन कौन सी चीजों पर चल सकती है। जैसे लाइट की तरह, जैसे वैक्यूम में भी लाइट आ जाती है, सो वी कंक्लूड दैट लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। पर साउंड का केस एकदम ही उल्टा है। साउंड को मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। साउंड वैक्यूम से कभी भी प्रोपेगेट नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप स्पेस में हैं, मीन्स स्पेस में है और आपके बगल से भी आपको कोई कुछ कहना चाह रहा है तो भी आप नहीं सुन पाएंगे, चाहे आप दोनों के बीच की दूरी, चाहे वो आपके कान में आके ही क्यों ना कहे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते वक्त हम देखते हैं कि अब हम एग्जांपल देखेंगे उस एक्सपेरिमेंट का जिसमें साउंड सॉलिड से ट्रेवल करेगा। सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल इसका है कि एक टॉय टेलीफोन बनाइए, 2 डिस्पोजल कप लीजिए, उसमें स्लाइड होल करके थ्रेड से जोड़ दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे खेल भी सकते हैं और इस खेल में आप सीख भी सकते हैं। मानिए ये है, ओके, ये आपका फ्रेंड और ये है आप कुछ बोल रहे हैं
और ये कुछ सुन रहा है। देखिए, अगर आप कितना लंबा भी थ्रेड बना लें, लेकिन अगर ये अच्छा खासा है, मतलब साउंड यहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपकी साउंड के वाइब्रेशंस इस थ्रेड में होते हुए सुनने वाले के पास चले जाएंगे। ओके, साउंड मैं बता दूं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में बराबर मतलब स्पीड के अंतर के साथ लेकिन प्रोपेगेट करता है। तो ये हम देखें सॉलिड में प्रोपेगेशन, इस थ्रेड जो कि एक सॉलिड है उसके थ्रू आपके बात को इस दूसरे व्यक्ति तक जो कि कुछ डिस्टेंस पर है वो सुन पा रहा है। और अगर नहीं सुन पा रहा है तो आप डिस्टेंस कम कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साउंड एयर से भी प्रोपेगेट कर सकता है। तो आप जैसे ही इसमें डालेंगे तो वो हर जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, एयर में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके कारण कुछ वर्ड्स आपके फ्रेंड तक जाने के रास्ते में ही अलग अलग जगह डिफ्यूज हो जाएंगे, तो वो सुन नहीं पाएगा। लेकिन अगर सब ठीक हुआ तो इस थ्रेड के माध्यम से ही वाइब्रेशंस वहां तक पहुंच जाएंगे आपके फ्रेंड तक। ये हमने सॉलिड में प्रोपेगेशन का एग्जांपल देख लिया है। अब हम लिक्विड में प्रोपेगेशन का एग्जांपल देखेंगे। आप एक बेल ले लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल, या फिर जो स्कूल्स में ऐसा मेटालिक प्लेट पर हैमर से मारा जाता है ना, वो वाला ले लीजिए। हैमर से मेटालिक प्लेट पर जो हिट किया जाता है, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, वो ले लीजिए और उसको अंडर वाटर बाथ टब में डाल दीजिए। ये है आप। ओके, और आप ये बेल को और हैमर को अंडर वाटर बाथ टब में डाल के उसको पानी के अंदर बजाइए। तब आप देखिए कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप पाएंगे कि आपको आवाज सुनाई दे रही है। ओके, इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं यहां से कि एज साउंड प्रोपेगेट्स इन सॉलिड, इन द सेम मैनर साउंड ऑल्सो प्रोपेगेट्स थ्रू लिक्विड। चलिए अब गैस की बात करके हम जानेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड किसमें कितना है, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। चलिए अब एयर की बात की जाए। एयर के लिए मुझे लगता है मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मोस्टली एयर के माध्यम से ही सुनते हैं। तो जैसे कि आप यहां हैं, आप अपने फ्रेंड को आवाज दे रहे हैं, तो इसी एयर में आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे को वाइब्रेशन, अपना काइनेटिक एनर्जी पास करते हुए, सारे मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हुए आपके फ्रेंड के ईयर तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण आपका फ्रेंड पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि मेरा फ्रेंड मुझे बुला रहा है। चलिए एयर का एग्जांपल देखने के बाद हम जानते हैं, अब इतना से तो हम ये तो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस चीज में साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा है या फिर लीस्ट है। तब आप जाइए एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे। ओके, वहां पर जब ट्रेन नहीं आ रही हो, ओके, जब आपको पता चले कि ट्रेन की हॉर्न पहले सुनाई देती है, ओके, ठीक, ट्रेन के आने से पहले सुनाई देती है। अब आगे देखिए, ये है प्लेटफॉर्म, ये है रेलवे लाइंस, आप है यहां पे प्लेटफॉर्म पे, और आपको अंदाजा हुआ कि ट्रेन इधर से आने वाली है। ओके, ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन आने वाली है। तब आप अगर जमीन पे कान लगाकर, प्लेटफॉर्म पे कान लगाकर सुनेंगे, तब आपको जब हॉर्न सुनाई देगी और आपका फ्रेंड एयर के माध्यम से ऐसे करके सुनने की कोशिश कर रहा है, तो आप पहले सुनेंगे ट्रेन की हॉर्न को। जबकि नोट कीजिए इस बात को कि ट्रेन की हॉर्न एक ही बार में एक ही साथ बजी थी, पर आपको पहले सुनाई दी क्योंकि आप सॉलिड माध्यम से सुनने की कोशिश कर रहे थे, और आपके फ्रेंड को धीरे सुनाई दी, मतलब बहुत लेट सुनाई दी, कुछ लेट, क्योंकि वो एयर के माध्यम से सुनने की कोशिश कर रहा था। इससे हम पता लगाएं कि सॉलिड में ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड देन एयर। ओके, अब लिक्विड की बात आती है। लिक्विड और एयर, आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ आवाज आप प्रोड्यूस कीजिए और एक को बोलिए पानी में सुनने के लिए, एक को बोलिए एयर में सुनने के लिए। तब आपको पता चल जाएगा कि पानी तेज है कि एयर। तो आपको कंक्लूजन आएगा कि सॉलिड इज
ग्रेटर देन लिक्विड एंड लिक्विड इज ग्रेटर देन एयर। मतलब साउंड ऑफ स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है और एयर में सबसे कम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर मैटर चाहे उसका फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर मैटर में मॉलिक्यूल्स रहते हैं। पर सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह लगभग निग्लिजिबल होती है और एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड। वही लिक्विड की बात की जाए तो थोड़ी दूरी पर रहते हैं। ओके, वही गैस तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो अब देखिए, ये है सॉलिड जिसमें वाइब्रेशंस होने वाले हैं और जिसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने के लिए फोर्स दिए और ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा, अपना एनर्जी तुरंत ट्रांसफर करते जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है। तो सॉलिड में जल्दी सारे मॉलिक्यूल्स तक आवाज पहुंच जाएगी, इसीलिए सॉलिड माध्यम से सबसे पहले साउंड जल्दी स्पीड में आ पाती है। और लिक्विड में देखा जाए भाई, तो लिक्विड में थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के मामले में ज्यादा है। तो होता ये है कि जब एक मॉलिक्यूल आपके वाइब्रेशन से वाइब्रेट करना शुरू होता है, तब वो दूसरे मॉलिक्यूल को जब तक पास करेगा तब तक थोड़ी सेकेंड्स मतलब थोड़ा टाइम निकल जाता है। वो टाइम का पीरियड बहुत ही कम होता है, इसलिए डोंट माइंड इट। लेकिन लेट लगेगा क्योंकि मॉलिक्यूल दूर है। समझिए, आप लाइन में खड़े हैं, आपके फ्रेंड्स सभी आपके हाथ में टच करके खड़े हैं, तो अगर कहा जाए एक एक करके सबको टच करते जाओ तो कितना इजी है। देखो, आप अपने फ्रेंड को टच किए, वो तुरंत हाथ किया, टच किया। लेकिन अगर दूर खड़े हैं तो फिर आपको उसको जाके टच करना होगा, फिर वो आपके अलग फ्रेंड को जाके टच करेगा, फिर जाके टच करेगा। समझिए, ये एक पासिंग गेम है। तो जितना ज्यादा लोग दूर खड़े रहेंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा लास्ट पर्सन तक उसको पास करने में, और अगर जितना ही क्लोजली पैक रहेंगे, पास में रहेंगे, तो लास्ट पर्सन को उतनी ही जल्दी मिल जाएगी। तो इससे हमने पता लगाया कि ऐसा साउंड का स्पीड तीनों में अलग अलग क्यों होता है। और देखा जाए तो नॉर्मली सॉलिड में 5000 अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड का स्पीड में होता है, और लिक्विड में देखा जाए तो लिक्विड में रहता है 1500। These are approx value, okay, not an accurate one. 1500 मीटर पर सेकेंड, और एयर में सबसे कम 340 मीटर पर सेकेंड एयर। अब हम डिस्कस करते हैं कि एम्पलीट्यूड। सबसे पहले हम लोग कहते हैं तुम बहुत जोर से बोल रहे हो, तुम बहुत धीरे बोल रहे हो, थोड़ी और जोर से बोलो। तो अब ये जो लाउडनेस है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा एम्पलीट्यूड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आइए चलिए जानते हैं। मानिए ये एक एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। यहां से एक वेव शुरू हुई और जा रही है, कहीं भी जिस डायरेक्शन में इसे जाना है अपना जा रही है। तो हम यहां नोट करेंगे कि ये जो ऊपर गया इसका हाईएस्ट हाइट था, ये था। अब ये जो नीचे आया इसका हाईएस्ट हाइट है ये। वैसे ही सबका हाईएस्ट हाइट यहां है। हमको देखने के लिए मिलता है कि किसी एक वेव का मतलब फॉर ए पार्टिकुलर वेवलेंथ, ये जो हाइट है इस एक्सिस से ऊपर की तरफ और एक्सिस से नीचे की तरफ दोनों सेम होता है, और इसी हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, अब चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि एक वाइब्रेशन कब खत्म होता है। जैसे कि ये अभी जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, फिर जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, फिर जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो जब इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था तो कब इसका डायरेक्शन सेम होगा मूव करने का, इस पोजीशन पर, मतलब यहां पर और यहां पर। तो यहां से लेके यहां तक एक वेवलेंथ, फिर यहां जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम करने के लिए, फिर कब जाएगा ऊपर, यहां पर जाएगा ऊपर। तो यहां से लेके फिर यहां तक एक वेवलेंथ। तो जितना ज्यादा
एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में अगर 20 वाइब्रेशंस होंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी। 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन होंगे उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमने ये जान लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लाउडनेस किसे कहते हैं। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस। जितना बड़ा ये डिस्टेंस होगा सेंटर से, मानिए अगर इतना बड़ा है, एकदम बहुत बड़ा, तो उतना ही ज्यादा लाउड होगा। वही छोटा छोटा है तो उतना ही ज्यादा धीरे आवाज आएगी। ठीक है, हम लाउडनेस समझ गए। अब हम समझेंगे, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेना आवश्यक है। समझिए, एक स्टील का ग्लास टम्बलर आपने लिया है, स्टील का टम्बलर एक वेसल ले लिया स्टील का, एक थर्मोकोल बॉल को यहां से लटका दिया और एक स्टिक लेके इस स्टील के वेसल को आप यहां से स्ट्राइक करेंगे। धीरे से पहले स्ट्राइक कीजिए, ठीक, कम साउंड प्रोड्यूस हुआ, मतलब लाउडनेस कम है, तो ये थर्मोकोल बॉल जो वाइब्रेशन से दूर जाएगा वो भी कम ही होगा, मतलब मानिए इस एक्सटेंट तक आया। फिर अगर आप लाउडनेस बढ़ा के जोर से इसे पुश किए, जोर से स्ट्राइक किए, मतलब लाउडनेस बढ़ाए, तब आपको पता चलेगा कि ये थर्मोकोल बॉल यहां तक पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे लाउडनेस बढ़ेगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और उल्टा भी कि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा हम कह सकते हैं उसकी लाउडनेस बहुत है। अब चलिए आगे बढ़ते वक्त हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, पिच, जैसे कोई आवाज आपके कान में लगती होगी, जैसे किसी बोर्ड को नेल्स से स्क्रैच करने पर या फिर किसी भी चीज को स्क्रैच करने पर जो भी पिच रहती है ना, हाई साउंड, मतलब हाई पिच ऑफ साउंड, वो फ्रीक्वेंसी पर डिटरमाइन करती है। जैसे हम सभी ने पढ़ा है कि लड़कों के वॉइस का पिच लो होता है और लड़कियों के वॉइस का पिच हाई होता है, श्रिलनेस ज्यादा होती है। तो देखा जाए इस तरह से, तो एक सेकेंड में, ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतना उसका पिच भी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। ठीक, तो अगर ऐसे 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 तुरंत है, मतलब एक सेकेंड में बहुत सारे वाइब्रेशंस है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो आवाज उतनी ही श्रिल होगी, मतलब एकदम स्क्रैचिंग साउंड। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत दूर पर है, मतलब एक सेकेंड में ज्यादा वेवलेंथ, मतलब एक सेकेंड में ज्यादा वाइब्रेशंस कवर कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। एक सेकेंड में कम वाइब्रेशन कवर करने पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसके कारण पिच भी कम होगा। तो जैसे लड़कों की आवाज होती है वैसे पिच आएगी। अब हमने ये बात कर ली है और इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको शो करना चाहूंगा, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। मानिए कि ये एक टेबल है, ओके, दिस इज ए टेबल, और आपने एक मेटल रूलर इस पे रखा हुआ है, इस तरह से रखे हैं कि ज्यादा पार्ट है जो मेटल रूलर का वो टेबल के बाहर है। अब आप एक हाथ से टेबल पर पकड़कर रूलर को और दूसरे फ्री एंड को नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुश करेंगे और छोड़ देंगे, तो देखिएगा वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ओके। और इस वाइब्रेशन के कारण जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब बहुत दूर पर इसके वेव्स हैं, ये बड़ा करेगा वाइब्रेशन, इसके कारण इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और पिच भी कम होगी, मतलब लो पिच साउंड आएगा। वही अगर आप यहां पर मेटल रूलर का मोस्ट पार्ट अंदर रखते हुए मोस्ट पार्ट को अंदर रख लेंगे और कम पार्ट को बाहर निकालेंगे, तब इस फ्री एंड को नीचे की तरफ पुश करके छोड़ने पर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही जल्दी होगी। तो एक सेकेंड में ज्यादा वाइब्रेशन कवर करने पर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और वही हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये एक्सपेरिमेंट करके आप
देख सकते हैं कि हाउ पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है और हम लोगों ने अच्छी खासी फिजिक्स पर ईएसटी सेक्शन पर टॉपिक पे डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट हो तो आप YouTube कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं जरूर से जरूर उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और एनी मोर वीडियो रिकमेंडेशंस आर वार्मली वेलकम इन माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, so let's meet in the next session. Bye.